Hello and welcome to all learners. Myself Professor Roshan Yerne, Department of Electrical Engineering, NIT Polytechnic, Nagpur. In the last video, we learned about the thermal power plant, nuclear power plant and diesel electric power plant. So now let us start the next unit, that is unit number 2, working of hydroelectric power plant. इस यूनिट में हमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बारे में पढ़ना है. सो लेट अस स्टार्ट अ फर्स्ट वीडियो, दैट इज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट. सो first we learn course outcome and learning outcome. The course outcome is the maintain the optimized working of large and micro hydro power plant. The learning outcome are, after completing this video you should be able to learn, understand the operation of hydraulically power plant, then elaborate the function of various parts of hydraulic power plant and describe various advantages and disadvantages of hydraulic power plant. So now let us start video with first the working principle of hydroelectric power plant. So the working principle of hydroelectric power plant depends on the conversion of hydraulic energy into electrical energy. अब हाइड्रोलिक एनर्जी मतलब जो वाटर के अंदर जो एनर्जी प्रेजेंट होती है, हम उस एनर्जी को क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. अब इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें एनर्जी कन्वर्जन मेथड हमें देखना पड़ेगा जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में इस्तेमाल की जाती है. तो ये जो एनर्जी कन्वर्जन मेथड है वो किस तरीके से होती है, तो सबसे पहले क्या किया जाता है, द वाटर स्टोर्ड एट अ हाई लेवल. एक हाई लेवल पे हम वाटर को स्टोर करते हैं. जैसे वाटर को स्टोर करते हैं तो ये एक प्रकार की क्या हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी. कोई भी स्टोर्ड कंडीशन है इसका मतलब वहां पे क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है. अब इस वाटर को हम क्या करते हैं, उस हाई लेवल से रिलीज करते हैं. जैसे ही वाटर को रिलीज करते हैं तो वो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है. नाउ ये जो काइनेटिक एनर्जी से जो वाटर अपना फॉल हो रहा है, ये वाटर को हम क्या करते हैं, टरबाइन के ऊपर फॉल करते हैं. टरबाइन के ऊपर फॉल करने के वजह से टरबाइन क्या होता है, टरबाइन एक प्रकार का ऐसा डिवाइस है कि जहां पे हाइड्रो टरबाइन कि जहां पे वाटर जैसे ही वो वहां पे उस टरबाइन के ब्लेड्स के ऊपर गिरता है, वो टरबाइन क्या होता है, रोटेट होता है. और इस तरीके से नाउ दैट काइनेटिक एनर्जी शुड कन्वर्टेड इनटू द मैकेनिकल एनर्जी एंड दिस मैकेनिकल एनर्जी इज नथिंग बट अ रोटेशनल एनर्जी. अब ये रोटेशनल एनर्जी अपन क्या करते हैं, वो टरबाइन को हम कपल्ड करते हैं अल्टरनेटर के साथ. अब ये अल्टरनेटर क्या करेगा, इस रोटेशनल एनर्जी को फिर कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. यानी इस तरीके से जहां हमने वाटर की पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक में कन्वर्ट किया, काइनेटिक एनर्जी को टरबाइन के थ्रू मैकेनिकल में कन्वर्ट किया और मैकेनिकल को फिर हमने इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट किया बाय यूजिंग द अल्टरनेटर. तो इस तरीके से हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में एनर्जी को क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं. नाउ इसकी वर्किंग हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से ही जानेंगे. सो दिस इज द वर्किंग डायग्राम ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट वेयर यहाँ पे हमने पावर यानी वाटर को स्टोर करके रखे हैं जो पोटेंशियल एनर्जी में है. फिर हम इसको पेनस्टॉक से रिलीज करते हैं. पेनस्टॉक से रिलीज करने के बाद टरबाइन पे आता है. ये वाटर टरबाइन के ब्लेड्स पे ये वाटर आके गिरता है, जिसके वजह से ये जो टरबाइन है वो रोटेट होता है. ये टरबाइन मैकेनिकली देखिए दोस्तों यहाँ जनरेटर के साथ कनेक्ट है और जैसे ही जनरेटर के साथ कनेक्ट होने की वजह से ये रिवॉल्व होता है और जनरेटर रिवॉल्व होता है. जनरेटर रिवॉल्व होने की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और फिर ये हम ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू आगे यूज करने के लिए भेजा जाता है. तो इस तरीके से जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट वर्क करता है. सो वाटर आना, वाटर का गिरना और वाटर के गिरने के वजह से इन ब्लेड्स का घूमना और ब्लेड के घूमने के वजह से जनरेटर का घूमना और फिर बचा हुआ जो वाटर है इस ड्रॉप ट्यूब के जरिए टेल रेस में रिटर्न किया जाता है और फिर ये आगे छोड़ दिया जाता है लेक्स में, रिवर्स में ये आगे रिलीज कर दिया जाता है. तो दिस इज नथिंग बट द वर्किंग ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर
प्लांट। नाउ जो दोस्तों मोस्टली जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। सो 4 मार्क्स के लिए डायग्राम पूछा जाता है। सो इस डायग्राम को आपको प्रैक्टिस करना है। बहुत ही सिंपल डायग्राम है। ऊपर में आपका रिजर्वायर है यानी डैम है। इस डैम के अक्रॉस में यहाँ वाटर को रिजर्व करके रखे हैं। इस वाटर से एक प्रेशर टनल दिया हुआ है, उस प्रेशर टनल में एक सर्ज टैंक दिया हुआ है। इस सर्ज टैंक के बाद इस यहाँ से वाटर को रिलीज करेंगे, वॉल हाउस में आएगा। वॉल हाउस जो है यहाँ से इस वाटर को बंद करना या शुरू करने का काम करता है। फिर यहाँ से ये वाटर आता है पेनस्टॉक से। पेनस्टॉक का काम क्या है, वाटर को यहाँ से वॉल हाउस से लेकर इस पावर स्टेशन तक लेके आना यानी टरबाइन तक लेके आना। फिर यहाँ पे ये पेनस्टॉक से वाटर आता है। पावर हाउस में टरबाइन और जनरेटर दोनों एक में से कपल्ड होते हैं। ये टरबाइन घूमता है, जनरेटर घूमता है, जिससे एनर्जी जनरेट होती है। और फिर ये टेल रेस जहाँ पे ये वाटर को रिलीज किया जाता है। तो सिंपल ब्लॉक डायग्राम है, आपको इसको प्रैक्टिस करना है और इसको बार बार ड्रॉ करके आपको इसे याद करना है, क्योंकि दोस्तों ये 4 मार्क्स के लिए दोबारा 4 मार्क्स के लिए एमएसबीटी में पूछा जाता है। नेक्स्ट वी लर्न द वेरियस कंपोनेंट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। सो अभी हमने जितने भी ब्लॉक डायग्राम में कंपोनेंट पढ़े हैं, इनको हमें डिटेल में कंपोनेंट को देखना है। तो सबसे पहला कंपोनेंट होता है रिजर्वायर और डैम। सो व्हाट इज रिजर्वायर? The main purpose of reservoir is store the water, यानी वाटर को स्टोर करना और उसमें पोटेंशियल एनर्जी जनरेट करना, which is used to generate the electricity and for a irrigation purpose। तो डैम का इस्तेमाल दोनों के लिए होता है, एक तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए या फिर इरिगेशन पर्पज के लिए भी। इरिगेशन यानी जहां पूर वगैरह अपना जो खेती बाड़ी होती है, उन खेती बाड़ी के लिए भी ये इस्तेमाल किया जाता है। या फिर बहुत वर्षा आने की वजह से इसको हम जो है वाटर को स्टोर करके रखते हैं, ताकि आगे हमारा जो वाटर की जो जरूरत है वो हम उसको पूरा कर सके। नेक्स्ट द डैम मेनली स्टोर्ड ड्यूरिंग द रेनी सीजन अक्रॉस द डैम। जो वाटर है वो कब स्टोर किया जाता है? ज्यादातर रेनी सीजन में, क्योंकि बारिश के वजह से ही जो है वो हमारा पानी आता है, वाटर आता है, और फिर उसको डैम के अक्रॉस में हम स्टोर करके रखते हैं। तो ये तो था रिजर्वायर और इट इज द डैम। नेक्स्ट वन इज दैट इज द फोरबे। फोरबे जो होता है ये लेक या रिवर पे होता है, जहां रिवर और लेक के अक्रॉस में जहां डैम बनाया जाता है, जस्ट वहीं पे एक प्रकार का पॉन्ड बनाया जाता है छोटा सा, और उसको बोला जाता है फोरबे। सो इट इज अ रेगुलेटेड रिजर्वायर विच इज यूज टू स्टोर द वाटर टेम्पररी। रेगुलेटेड का मतलब चलता हुआ एक रिजर्वायर है, लेकिन जहां पे वाटर को हम टेम्पररी स्टोर कर रखते हैं थोड़ी देर के लिए, सो उसको बोला जाता है फोरबे। नेक्स्ट कंपोनेंट इज अ स्पिलवे। स्पिलवे का जो यूज है वो डैम में होता है। जब डैम का वाटर बहुत मैक्सिमम हो जाता है यानी एक्सेस चला जाता है, यानी हर डैम की दोस्तों एक कैपेसिटी होती है। अगर उसके कैपेसिटी से डैम में अगर ज्यादा का वाटर स्टोर्ड हो गया तो डैम फूट के पूरा का पूरा पानी बह जा सकता है, और जिसके वजह से फ्लड भी आ सकता है। तो ये चांसेस ना हो, इसलिए जब भी हैवी रेनीफॉल होता है तब क्या करते हैं हम, जो डैम का एक्सेस वाटर है वो क्या करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं, और इसलिए इसको बोला जाता है एक सेफ्टी वॉल। तो ये तो था स्पिलवेज। नेक्स्ट जो होता है पेनस्टॉक। पेनस्टॉक तो एक प्रकार का पाइप है, जो पाइप हमारा एक लार्ज डायमीटर का पाइपलाइन है जो स्टील, रेनफोर्स सीमेंट या कंक्रीट से बनी हुई रहती है, और इसका यूज क्या है, जस्ट provide the water from upper side, that is the dam, to the powerhouse, यानी they carry the water under pressure from reservoir to turbine। तो ये तो था पेनस्टॉक के लिए। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है 5th नंबर, दैट इज द सर्ज टैंक। सर्ज टैंक हमने देखा होगा दोस्तों, डैम के जस्ट बाहर निकलता है या वॉल हाउस के पहले हमारा सर्ज टैंक होता है। तो सर्ज टैंक क्या करता है, देयर इज अनदर टैंक इज प्रोवाइडेड नियर द टर्बाइन। As the load on a turbine decreases suddenly, the water flow to the turbine reduces suddenly. This causes the water hammering effect on penstock, and this effect can be absorbed by surge tank by providing the additional water storage। तो क्या होता है दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि जब कभी भी अपना जो लोड कम हो जाता है या टरबाइन का लोड जब कम हो जाता है, सडनली वाटर का जो फ्लो है वो भी क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। अब वाटर का फ्लो रिड्यूस होने के वजह से हो सकता है कि आपका पेनस्टॉक जो है वो पेनस्टॉक के ऊपर वाटर हैमरिंग इफेक्ट हो, या फिर बहुत बार ऐसा होता है कि अगर हमको आगे अगर सप्लाई नहीं चाहिए तो हम क्या करते हैं, तुरंत जो है वो नोजल की जो वॉल है जहां से हमारा पेनस्टॉक से वाटर निकलता है, वो पेनस्टॉक के वाटर को वहीं पे क्लोज कर दो। तो क्लोज करने के वजह से क्या होगा, ऊपर से वाटर आ ही रहा है, तो वाटर आते रहने के वजह से वहां पे
प्रेशर क्रिएट हो जाता है, और वो प्रेशर किस में हो जाता है, पाइप में क्रिएट हो जाता है। ठीक है, उस प्रेशर के वजह से भी क्या होता है, पेनस्टॉक ब्रस्ट होने के चांसेस है, या फिर जब वाटर अपना रिड्यूस होता है उस वक्त भी प्रेशर क्रिएट हो जाता है। और इसीलिए इन सारी चीजों से बचने के लिए हम क्या करते हैं, एक सर्ज टैंक रखते हैं जो टेम्परेरी वाटर को क्या करता है, स्टोर्ड करके रखता है, एडिशनल वाटर स्टोरेज करके रखता है। यानी जब अपने को वाटर चाहिए तो हम उसमें ले भी सकते हैं, और जब अपने को वाटर अगर उसमें स्टोर करना है तो हम वाटर भी उसको स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है कंपोनेंट वो है प्राइम मूवर। प्राइम मूवर और नथिंग बट कॉल्ड एज अ टरबाइन। तो टरबाइन का काम क्या है, काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। और इसके लिए क्या किया जाता है, टरबाइन में ब्लेड्स लगे हुए रहते हैं, और वो ब्लेड्स के वजह से जो है वो टरबाइन क्या करता है, काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब यहाँ पे अपने हाइड्रो टरबाइन में मोस्टली 3 टाइप्स के टरबाइन यूज किए जाते हैं, पेल्टन व्हील टरबाइन, Kaplan turbine and Francis turbine. So these are nothing but called as a turbine. So tail race. Now the next component is a tail race. So what is the tail race? The water is discharged into the tail race after through the turbine which carry the water into river. यानी एक बार वाटर का काम हो गया टर्बाइन से, उसके बाद उस वाटर को डिस्चार्ज किया जाता है टेल रेस के द्वारा, और उसको रिवर के द्वारा अपन वाटर को उसको बाहर निकाला जाता है। तो ये था तो दोस्तों अपने लिए टेल रेस के बारे में। ये एक तो ओपन चैनल भी होता है, और जहाँ पे पावर हाउस, जहाँ पे लो लोकेशन का होता है वहां से टेल रेस से दोबारा वाटर भी ले जाते हैं। आगे है हमारा पंप स्टोरेज वाटर प्लांट जिसको बोलते हैं, वो आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये तो थे कंपोनेंट। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। सो वो वेरी सिंपल एडवांटेज आर देयर, नो फॉसिल फ्यूल इज रिक्वायर्ड, वेरी क्लीन एंड नीट पावर प्लांट। इसका पावर प्लांट बहुत ही नीट क्लीन होता है, स्मोक नहीं रहता है। देन इसका ऑपरेटिंग कॉस्ट चीपर है क्योंकि यहाँ फ्यूल की जरूरत नहीं है। मेंटेनेंस कॉस्ट इसका भी चीपर है, यहाँ बार बार मेंटेनेंस करना पड़ता है। देन ये लॉन्गर लाइफ के लिए है, एक बार आप डैम बना लो बहुत सालों तक टिकता है। देन रिलायबल है। देन इट कैन स्टार्ट इंस्टेंटली विथ अ फ्लक्चुएटिंग लोड डिमांड। अगर हमारा लोड डिमांड बार बार अगर चेंज होते रहता है तो उससे भी हम बार बार इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। एंड इट आल्सो हेल्प फॉर इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल। लेकिन इसके भी कुछ डिसएडवांटेज है कि प्लांट रिक्वायर लार्ज एरिया, क्योंकि डैम बनाने के लिए बहुत ज्यादा एरिया लगता है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, डैम का कॉस्ट भी इतना ज्यादा जाता है कि एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाने के लिए बहुत ज्यादा कॉस्ट अपने को प्रोवाइड करना पड़ता है। वेल एक्सपीरियंस इंजीनियर, दोस्तों पता है कि अगर कोई भी चीज अगर कंस्ट्रक्ट करना है तो उसके लिए वेल एक्सपीरियंस इंजीनियर की जरूरत होती है। तो यहाँ पे इस प्लांट को बनाने के लिए बहुत ज्यादा वेल एक्सपीरियंस चाहिए, क्योंकि डैम कंस्ट्रक्ट करना इट इज नॉट अ जोक। अगर डैम गलती से अगर आपका कैपेसिटी नहीं कर पाया तो वो बहुत सारा नुकसान कर सकता है। सच प्लांट इज लोकेटेड अवे फ्रॉम द लोड सेंटर, रिक्वायर्ड लॉन्ग ट्रांसमिशन। और भी अब पता है हमको कि वाटर ज्यादातर कहाँ अपने को गिरता है, हिली एरियाज में, और इसीलिए ऐसे प्लांट हमको अवे करना पड़ता है लोड सेंटर के, और इसीलिए इसके लिए हमको लॉन्ग ट्रांसमिशन सिस्टम की जरूरत होती है। It does not supply the constant hydroelectricity due to unavailable of water। हमको पता है कि वाटर मोस्टली जो है वो हमको रेनी सीजन में मिलता है, बाकी 2 सीजन में उतना ज्यादा वाटर नहीं मिलता है, इसलिए हम इसको कॉन्स्टेंटली सप्लाई के लिए यूज नहीं कर सकते, जैसे थर्मल को यूज करते, न्यूक्लियर को करते, लेकिन इसे हम यूज नहीं कर सकते। द फर्म पावर इज लेस। फर्म पावर का मतलब ही होता है कि जो हमें हर कंडीशन में हर सीजन में पावर दे, दैट इज कॉल्ड एज अ फर्म पावर। लेकिन ये हर सीजन में आपको पावर नहीं दे सकता दोस्तों, इसलिए द फर्म पावर इज लेस। और ये थे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। Now let us see the next site selection for hydroelectric power plant. Site selection for hydroelectric power plant का मतलब, अगर हमें कहीं नया हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट अगर बनाना है तो हम सबसे पहले उसके लिए लैंड ढूंढेंगे, और वो लैंड ढूंढने के लिए, साइट ढूंढने के लिए हमें कौन से पॉइंट कंसीडर करना पड़ेगा, वो पॉइंट हमें अभी इस वीडियो में देखना है। तो the first point for the site selection for hydroelectric power plant is water availability.
वाटर अवेलेबिलिटी इट इज द मेजर पॉइंट बिकॉज क्योंकि अपना नाम ही है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, सो यहाँ का जो मेन फ्यूल है वो मेन फ्यूल है वाटर। तो वाटर जो है जहां पे अवेलेबल रहेगा वहीं पे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को क्या कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं। और इसीलिए हमेशा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट एक तो रिवर के नियर में, लेक के नियर में, या कैनल या कोई भी ऐसी जगह पे जहां वाटर को हम स्टोर कर सके, ऐसे ही जगह पे हम क्या करेंगे, अपना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का साइट सिलेक्ट करेंगे, यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाने के लिए जाएंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है वाटर स्टोरेज। अब हमें पता है कि चलो वाटर तो मिल गया, लेकिन वाटर जो मिल गया उसको हमें हाई लेवल के ऊपर क्या करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा। और वो स्टोर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डैम बनाना पड़ेगा। और हम वही जगह पे साइट सिलेक्शन करेंगे जहां वाटर अवेलेबल है, जहां वाटर को हम हाई हेड पे स्टोर कर सके, ऐसे ही जगह हम जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को लोकेट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है वाटर हेड। जैसे अपने को वाटर स्टोरेज में मिल गया कि लेक मिल गया, वाटर अवेलेबल भी है, लेकिन अगर ग्राउंड लेवल पे वाटर रहेगा तो वो अपने किस काम का, इसलिए हमें एक स्पेसिफिक वाटर हेड बनाना पड़ेगा। अगर ग्राउंड लेवल पे भी अगर अपना वाटर का डैम बना हुआ है तो भी हमें एक स्पेसिफिक उसमें हेड बनाना पड़ेगा, ताकि जिस हेड के वजह से वो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में क्या आ सके, कन्वर्ट हो सके। एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जनरेशन कॉस्ट, यानी जितनी हाइट आपकी ज्यादा रहेगी उतना काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, उतना ज्यादा आपका जनरेशन क्या होगा, ज्यादा प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट इज डिस्टेंस फ्रॉम लोड सेंटर। ये हर हमने पावर प्लांट के साइट सिलेक्शन में देखे हैं दोस्तों कि अपना हमेशा जो डिस्टेंस है पावर प्लांट का वो कैसा होना चाहिए, लोड सेंटर के नियर, जिसके वजह से ट्रांसमिशन लाइन का जो कॉस्ट है अपना वो क्या हो सके, रिड्यूस हो सके। और इसीलिए ये पॉइंट भी अपने को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें इसको कंसीडर भी करना पड़ेगा। द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव टू बी कंसीडर एज अ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। हाइड्रोलिक पावर प्लांट हैज कंटेनिंग द लार्ज नंबर ऑफ मशीनरीज। अगर कोई भी मशीनरीज अगर आपकी खराब हो जाती है तो उसको प्रॉपरली रिप्लेस करने के लिए हमें क्या चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन इज वेरी नीडेबल। तो ये इजी रहना चाहिए, अगर रोड है या रेलवेज है इसके लिए इजीली ट्रांसपोर्टेशन अपना अवेलेबल रहना चाहिए। और ऐसे ही साइट अपन देखेंगे और वहीं पे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को लोकेट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज नथिंग बट द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड। वी नो दैट दोस्तों हमें हाइड्रोलिक पावर प्लांट बनाना है, डैम बनाना है। डैम हम ऐसी जगह पे बनाएंगे जहां सॉलिड एकदम हार्ड हो, जहां पे हमें कम कॉस्ट में अपने को कॉस्ट में अपने को वो लैंड मिले। ऐसे ही लैंड हम सिलेक्ट करेंगे हाइड्रोलिक पावर प्लांट के लिए, ताकि आगे जाके डैम के कंस्ट्रक्शन में कोई भी दुविधा ना आए। तो these are the various points which have to be considered when site selection for hydroelectric power plant. There is one question will be asked on this topic कि एक क्वेश्चन आपको हमेशा पूछा जाता है, what are the point you have to be selected for site selection or hydroelectric power plant. So ये आपको सभी पॉइंट आपको लिखना है और आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना है हर एक पॉइंट को, ठीक है दोस्तों। सो नेक्स्ट द समरी एंड असाइनमेंट। सो अभी तक इस वीडियो में हमने सबसे पहले वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में पढ़े, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट का किस तरीके से वर्किंग प्रिंसिपल वर्क करता है। देन हमने एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में पढ़े। देन साइट सिलेक्शन ऑफ हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट, लेटेस्ट हमने साइट सिलेक्शन के बारे में पढ़े। देन देयर इज अ total 3 assignment question I have given to on this topic. This is the draw the block diagram of hydroelectric power plant. ये क्वेश्चन, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो MSBT क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं अभी तक के, और आगे भी पूछते आएंगे। तो आप लोगों को इन सारे तीनों क्वेश्चन को क्या करना है, टॉपिक में लिखना है एंड सेंड टू मी ऑन गूगल क्लासरूम। सो स्टेट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट एंड स्टेट द साइट सिलेक्शन ऑफ हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट। These all 3 questions will be asked for a 4 marks. Okay, so what are the program outcome mapping? So the program outcome mapping, this is the mapping table. In here see that this topic will be mapped with a PO1, PO2, PO3. It assigned with the basic knowledge, then discipline knowledge, then it gives the more practice for the
drawing the block diagram, so it can be assess the PO3. देन ये PO6 को भी मैप करता है क्योंकि ये एनर्जी एनवायरमेंट से अपने को एनर्जी मिलती है, सो इट इज़ एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी है, इसमें क्लीन एनर्जी होती है. देन it will be mapped with a PO9, it will be clearly communicated with each other, and the PO10 also, because it will be used for a lifelong learning. Then it will be used as a program specific outcome 1 because it is related with the electrical power system. So these are nothing but all program outcome mapping. Okay, so now thank you very much for listening this video. In next we learn about the next topic of this unit number 2, that is nothing but the various types of or the classification of hydroelectric power plant. So thank you very much.